हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम राकेश कुमार सिन्हा। आज हम लोग टैक्स ऑडिट क्या है और उसे कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि नए इनकम टैक्स बिल 25 में अकाउंटेंट के डेफिनेशन में फिर से कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन को इंक्लूड नहीं किया गया और इस बातों को लेकर हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत सारे मेंबर्स अपने बातों को सरकार के सामने ट्वीट के माध्यम से भी रख रहे हैं। मैं भी रखता हूं, मैंने भी कुछ वीडियोस डाला है, आशा है आप लोग उसको देखे भी होंगे। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे प्रोफेशन के साथ जो इनजस्टिस हुआ है और अभी हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग अपनी आवाज़ उठाए, ये हमारा अधिकार है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा भी हमारे डिमांड का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है और वो पहले भी और इस बार भी एक फेक नैरेटिव हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में फैलाया जाता है। वो स्टेक होल्डर्स को बोलते हैं कि हम लोग कैपेबल नहीं हैं, हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं आता है, हमें इंड एस की जानकारी नहीं है, हम लोग बैक डोर से इसमें इन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये फेक नैरेटिव है, गलत है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो के साथ के द्वारा हमारे मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ये सारे ये बात को समझ पाएँ। और ऑफ कोर्स वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है इस देश के उन्नति में, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है और क्यों वो एक ही प्रोफेशन को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रमोट किए जा रही है पिछले 40-42 साल से, और आगे भी उनका इरादा यही लगता है कि एक ही प्रोफेशन का मोनोपोली चलने दें। इसके बावजूद भी कि इस देश में जितने सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड होते हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका रहती है। अभी एक ज्वलंत एग्जाम्पल है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम का। 122 करोड़ का स्कैम हुआ है। कितने मिडिल क्लास परिवारों के, निम्न परिवारों का पैसा वहाँ फंसा हुआ है। और हम सब जानते हैं बैंक में ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। वो एनुअल ऑडिट करने जाते हैं, कंकरेंट ऑडिट वो करते हैं, इंटरनल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। इसके बावजूद भी बैंक में घोटाला होता है। पिछले 2 साल में 80 से ज़्यादा बैंक महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए और इन सारे स्कैम और फ्रॉड के चलते हमारा कैपिटल मार्केट भी डाउन होता है। आम पब्लिक का पैसा इसमें फंस जाता है। आम पब्लिक इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि सरकार इन बातों को क्यों इग्नोर कर रही है। आशा है सरकार हमारी बातों को सुनेंगी और समझेंगी और इस बार टैक्स ऑडिट के लिए अकाउंटेंट डेफिनेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम को भी इंक्लूड करेंगे। मैं पहले कुछ फेक नैरेटिव जो वो फैला रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब भी कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नया प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है। हम ऑफिस लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, कंपनी को क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है तब जाके प्रॉफिट का जनरेशन होता है।
तो सबसे पहले तो कॉस्ट ही आता है ना, और इन कॉस्ट को एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेक्निक्स, डबल अकाउंटिंग टेक्निक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का होता है। और जो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, या तो मेरा कैपिटल एसेट होगा या फिर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उस बिजनेस को उस पर्टिकुलर पीरियड में लॉस हुआ या गेन हुआ ये पता चलता है, और उस पर्टिकुलर डेट में उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है ये बैलेंस शीट से पता चलता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उस बिजनेस का, उस सर्विस का परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलता है। सरकार परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करती है और वो परफॉर्मेंस ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 दिन का मैन पावर चाहिए और 2 kg सपोज कोई रॉ मटेरियल वो लगेगा, अदर कुछ एक्सपेंडिचर लगेंगे, कुल ये माना जाएगा कि उस एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 दिन में या 2 दिन में वो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 दिन की जगह 5 दिन लगा हो, 2 kg रॉ मटेरियल की जगह 10 kg रॉ मटेरियल लग गया हो, स्क्रैप ज़्यादा आ गया हो, प्रोडक्टिविटी मेरा डाउन हो गया। ये सारी बातें जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, ये इन चीज़ों का पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं चलता है। इसके लिए डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और इस डिटेल एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ऑल एक्सपेंडिचर को डिटेल जा कर के चेक करते हैं। मशीन वाइज कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, उसमें कितना एबनॉर्मल कॉस्ट है, कहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन करने का स्कोप है, जिससे कि कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस सर्विस को देने में कॉस्ट डाउन हो और एक सस्ते दामों पे मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो कंज्यूमर के पास। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, इन सारे कंट्रीज़ में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और वो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रोजेक्ट में, टर्नकी प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के सर्विस को, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस को अवेल करते हैं और इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, उनका सामान सस्ता है इन कंपेरिजन टू इंडियन मार्केट्स। इसलिए चाइना में चाइना प्रोडक्ट्स का हमारे यहाँ बहुत उनका आप बोल सकते हैं कि बल्क मात्रा में अवेलेबल है। मेक इन इंडिया तभी सक्सेस होगा जब कॉस्ट को हम इम्पोर्टेंस देंगे। विकसित भारत, विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम कॉस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट को इम्पोर्टेंस देंगे। सो ये फैक्ट नैरेटिव चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फैलाना बंद कर दे कि कॉस्ट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंट नहीं आता है। सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड होता है, और फाइनेंशियल और कॉस्ट एनालिसिस एक ही अकाउंटिंग टेक्निक्स के 2 अलग अलग पार्ट हैं। दूसरा, कुछ फैक्ट नैरेटिव फैला रहे हैं कि सीए बनना बहुत टफ है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान है। ये गलत है। दोनों ही पढ़ाई टफ है। जो मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तभी वो पास कर पाते हैं। सो ये बचकानी बातें करना सोशल मीडिया पे बंद करें। अब मैं आता हूँ टैक्स ऑडिट पर। टैक्स ऑडिट क्या है? जैसा हम लोग जानते हैं, इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड हैं जिनके अंदर ही टैक्सेबल इनकम को निकाला जाता है, जिस पे टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड हैं एट प्रेजेंट, और जो नया इनकम टैक्स बिल प्रपोज किया गया है, प्लेस किया गया, उसमें भी ये 5 हेड हैं। और टैक्स ऑडिट केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में ही एप्लीकेबल है। टैक्स ऑडिट क्या है? उस पर्टिकुलर चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्शन 28 में इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी जो इनकम टैक्स बिल 25 लाएगा उसके अंदर 26 में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे इनकम को वहाँ पर उसमें नैरेट किया गया है
कि दैट विल बी considered as a income under this head, and from that income taxable income has to be derived by after allowing certain expenditures and cost as a deduction. Thumb basic condition is that expenditure or cost must be wholly and exclusively used for the carrying out that business or profession. और हर सेक्शन के अंदर उसका एक बेसिक क्राइटेरिया दिया गया है, उस क्राइटेरिया को, उस कंडीशंस को जब फुलफिल करेंगे तभी वो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। और एज ए टैक्स ऑडिटर हमें वही देखना है कि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस को रन करने के लिए हम बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लेते हैं और उस पर रेंट पे करते हैं। तो एज ए टैक्स ऑडिटर हमको देखना है कि क्या एक्चुअल में वो रेंट पे लिया गया है, क्या है, हमको रेंट एग्रीमेंट चेक करना है, उसके हिसाब से रेंट पे हो रहा है क्या रहा है, वो सारे कंडीशंस को चेक करना होता है। सिमिलरली डैमेज को मिटिगेट करने के लिए उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, उसके लिए प्रीमियम पे किया जाता है। वो हमको चेक करना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया कि नहीं लिया गया है, वो एक्चुअल में पेड किया गया है या नहीं किया गया है, एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया कि नहीं किया, वो बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं वो पार्शियल बिजनेस में यूज हो रहा है या फुल्ली हो रहा है। इन सारे चीज़ों को एज ए टैक्स ऑडिटर हम लोगों को देखना रहता है। सिमिलरली अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वाकई में वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करने का ज़रूरत होता है। एम्प्लॉयर जो एसएससी को सैलरी पे कर रहा है, उसके प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करता है, ग्रेचुइटी फंड में जो कंट्रीब्यूशन करता है, वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस सेक्शन को क्लेम करने के लिए जो कंडीशंस वो फुलफिल एसएससी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको एज ए टैक्स ऑडिटर मुझे चेक करना रहता है। इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नोटिफाई किया गया है और उसको फॉलो करना होता है। इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है टू डेराइव टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड। सो ये एक फैक्ट नैरेटिव भी गलत है कि इंड एस आपको नहीं आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नहीं आता है, इसलिए आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ये गलत है, आप फैक्ट नैरेटिव फैलाते हैं। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमें भी इंड एस अच्छी तरीके से पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छी तरह से पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छी तरह से पता है। मुझे लगता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता है, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। इसलिए ये फैक्ट नैरेटिव फैलाना बंद करें। और वो इनकम ICDS इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उसका जो कॉस्ट निकालना, रेवेन्यू निकालना है, सबके अंदर कॉस्ट टेक्निक्स को यूज करने के लिए बोला गया है। फीफो एवरेज वेटेड मेथड फॉलो करना है, एबनॉर्मल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन मैं बहुत सारे कंपनी का कॉस्ट ऑडिट भी करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट का इनकम टैक्स का भी फाइल है। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो वो डाटा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स लिया जाता है, ना कि एज पर कॉस्ट अकाउंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के रिपोर्ट को देखे और वहाँ जो हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकालते हैं और उसको रिकॉन्साइल करते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एंड दैट रिकॉन्सिलेशन एनेक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर विल फाइंड विच एक्सपेंडिचर वी विल नॉट कंसिडर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर वो हम एक्सपेंडिचर में नहीं कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कंसीडर करे तो उनको ज़्यादा रेवेन्यू आपको मिलेगा, सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जितने भी IRS ऑफिसर हैं इस बात को जानते हैं, हमारी सरकारें जानती हैं इस बात को, लेकिन फिर भी क्यों एक ही प्रोफेशन के मोनोपोली को ये कंटिन्यू कर रही है पता नहीं चलता। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस बार हमारी बातों को समझेगी और कॉस्ट अकाउंटेंट को अकाउंटेंट डेफिनेशन में इंक्लूड करेगी। और जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बातों को आपके सामने, अपने डिमांड को आपके सामने रखते रहेंगे। जय हिंद।